गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट को जिस प्रकार से आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे बांग्लादेश से। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में गठित अंतरिम सरकार के रहते देश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार हमले यूं ही नहीं हो रहे हैं। अंतरिम सरकार में मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन अहम भूमिका निभा रहे हैं। अगस्त में शेख हसीना को हिंसक आंदोलन करने वाला संगठन जमात इस्लामी अभिन्न अंग है। जमात इस्लामी वही संगठन है जो वैचारिक रूप से मिस्र के कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी के बेहद करीब है। जमात इस्लामी के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी नज़दीकी है। इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार जमात इस्लामी के वर्तमान नेतृत्व ने मिस्र की अल अजहर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है। इस दौरान यह मुस्लिम ब्रदरहुड के संपर्क में रहा है। मिस्र का मौजूदा अब्देल फतह अल सीसी शासन मुस्लिम ब्रदरहुड के खिलाफ बेहद ही सख्त रहा है। जमात के कुछ अन्य नेताओं ने तुर्की में भी समय बिताया और मुस्लिम ब्रदरहुड के प्रभाव में रहे हैं। जमात इस्लामी अब बांग्लादेश में इस्कॉन के मंदिरों को बंद करने की धमकी दे रहा है। इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार जमात का कुवैत में इस्लामिक संवैधानिक आंदोलन के साथ घनिष्ठ संबंध है, जो मुस्लिम ब्रदरहुड का राजनीतिक मोर्चा है। जमात के केंद्रीय नेतृत्व ने मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ बैठक करने के लिए 2021 में कतर का दौरा किया। वहीं जमात की छात्र शाखा इस्लामिक छात्र शिविर मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ करीबी संबंध बनाए रखने की इच्छुक है। शेख हसीना सरकार के खिलाफ हिंसक आंदोलन में छात्र शिविर ने बड़ी भूमिका निभाई थी। जमात इस्लामी के कई नेताओं ने अपना छात्र जीवन तुर्की में बिताया था। उस दौरान वे मुस्लिम ब्रदरहुड में शामिल हो गए थे। इनमें हसन इमाम वाफ़ी, जावेद इमरान, मुस्तफ़ा महमूद फैज़ल, जुबैर अल महमूद और नूर एमडी समेत बड़े नाम शामिल हैं। 2018 में जेईआई ने मिस्र के एक इस्लामी विद्वान के नेतृत्व में अल्मा यूसुफ अल करावी फाउंडेशन नामक संगठन की स्थापना की। इसे कथित तौर पर तुर्की से वित्त पोषित किया जा रहा है। मुस्लिम ब्रदरहुड की स्थापना साल 1928 में 22 साल के स्कूल शिक्षक हसन अल बन्ना ने की थी। इसका उद्देश्य ऑटोमन साम्राज्य के पतन और खिलाफत पर प्रतिबंध के बाद इस्लाम को एकजुट करने वाली शासन प्रणाली की स्थापना करना था। इस समूह ने जिहाद का समर्थन किया। इसके सदस्य आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने लगे, जिसके चलते भी सरकार ने आंदोलन में प्रतिबंध लगा दिया। यह समूह शरिया कानून की वकालत करता है। आइए बात करते हैं बांग्लादेश के ऊपर अमेरिका में क्या हो रहा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों की निंदा करते हुए कई हिंदू अमेरिकी समूहों ने मांग की है कि दक्षिण एशिया देश के लिए अमेरिकी सहायता इस शर्त पर निर्भर होनी चाहिए कि वहाँ की सरकार अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा के लिए ठोस कार्रवाई करे। बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू देश की 17 करोड़ की आबादी का केवल 8% है। अल्पसंख्यक हिंदू आबादी को 5 अगस्त को शेख हसीना की आवामी लीग सरकार के पतन के बाद से देश के 50 से अधिक जिलों में 200 से अधिक हमलों का सामना करना पड़ा है। इस हफ्ते हालत तब और ख़राब हो गई जब हिंदू आध्यात्मिक नेता चिन्मय कृष्णदास को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया। बाद में उन्हें एक अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद राजधानी ढाका, बंदरगाह शहर चटगांव सहित कई जगहों पर समुदाय के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। दास इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर क्रिश्चियन कॉन्शियसनेस इस्कॉन के सदस्य थे और हाल में उन्हें निष्कासित कर दिया गया था। विश्व हिंदू परिषद अमेरिकी व्हीप के अध्यक्ष अजय शाह ने कहा कि दास की गिरफ्तारी चटगांव में काली मंदिर में तोड़फोड़ और बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते हमले की खबरें परेशान करने वाली हैं। उन्होंने पूछा, क्या यही वो मानवाधिकार की विरासत है जिसके लिए जो बाइडन प्रशासन याद किया जाना चाहता है। वीएचपीए महासचिव अमिताभ मित्तल ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जारी अत्याचारों के बारे में वैश्विक मीडिया की चुप्पी बहुत ही चौंकाने वाली है। हाल में इस्कॉन के पुजारी की गिरफ्तारी और हिंदू मंदिरों में हिंसक हमले धार्मिक असहिष्णुता में खतरनाक वृद्धि को रेखांकित करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये घटनाएं भेदभाव के व्यापक चलन का हिस्सा है। मित्तल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा का अभाव अपराधियों के हौसले और बढ़ाता बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा और स्वतंत्रता को खतरा पहुंचाता है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लिखे एक खुले पत्र में हिंदू फॉर अमेरिकी फर्स्ट ने बांग्लादेश में चीन की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के संबंध में अमेरिकी वित्त पोषण को रोकने तथा अमेरिका और उसके सहयोगियों को सीधे लाभ पहुंचाने वाले पहले को प्राथमिकता देने की सिफारिश की। HFAF के संस्थापक अध्यक्ष उत्सव संदूजा ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध, ईसाई समुदायों को हिंसा और भेदभाव का सामना करना पड़ा है। हम विनम्रतापूर्वक अनुरोध करते हैं कि आपका प्रशासन अमेरिकी सहायता का आधार इस शर्त को बनाएगा कि बांग्लादेश की सरकार इन लोगों की सुरक्षा के लिए उचित कार्रवाई करे। करदाताओं के पैसे को कभी ऐसी सरकारों के समर्थन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो अपने सबसे कमजोर नागरिकों की सुरक्षा करने में विफल रहती हो। समूचे अमेरिका में हिंदू मंदिरों की प्रतिनिधि तेजल शाह ने भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की निंदा की है। उन्होंने कहा,
मैं श्री कृष्णदास प्रभु जी को जेल में डालने बांग्लादेश के प्रमुख शहरों में हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की कड़ी निंदा करती हूँ। एक प्रभावशाली भारतीय अमेरिकी संगठन ने राष्ट्रपति जो बाइडन और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बांग्लादेश सरकार से देश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय की रक्षा करने का आग्रह किया है। बाइडन ट्रंप को लिखे अलग अलग पत्रों में फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज़ ने बुधवार को बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ते मानवाधिकार उल्लंघन और हिंदू आध्यात्मिक नेता चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की हाल में गिरफ्तारी पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की स्वतंत्र जांच का आह्वान करते हुए FIIDS के अध्यक्ष और नीति एवं रणनीति प्रमुख खंडेराव कांड ने बाइडन से अनुरोध किया कि वह बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार यूनुस मोहम्मद से दास को रिहा करने, अल्पसंख्यक समुदायों को सुरक्षा प्रदान करने और धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए सार्वजनिक रूप से प्रतिबद्ध होने का आग्रह करें। आइए हम बात करें अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको के राष्ट्रपति से बातचीत के बाद बुधवार को अवैध प्रवासियों पर लगाम लगाने के मामले में जीत का दावा किया है। हालांकि दूसरी ओर मैक्सिको की क्लाउडिया शिनबाम ने कहा है कि उनका देश पहले से ही अपनी ओर से इस संबंध में प्रयास कर रहा है और सीमाएं बंद करने में उसकी कोई रुचि नहीं है। दोनों की बातचीत से पहले ट्रंप ने अवैध प्रवासियों और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई के तहत कनाडा और मैक्सिको पर नए शुल्क लगाने की चेतावनी दी थी। ट्रंप ने कहा कि शिनबाम ने मैक्सिको से होने वाले अवैध प्रवास पर रोक लगाने पर सहमति जताई। दूसरी ओर शिनबाम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने ट्रंप से कहा है कि मैक्सिको पहले ही प्रवासियों के मामले में अपनी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने ट्रंप से हुई बातचीत को शानदार बताया। शिनबाम ने कहा कि हम एक बार फिर दोहराते हैं कि मैक्सिको का रुख सीमाएं बंद करना नहीं बल्कि सरकारों के साथ साथ लोगों के बीच दूरियों को पाटना है। शिनबाम ने कहा है कि प्रवासियों के मुद्दे पर मैक्सिको की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। मैंने उन्हें बताया कि प्रवासी अमेरिकी सीमा की ओर नहीं जा रहे क्योंकि मैक्सिको उनका ख्याल रख रहा है। ट्रंप ने हालांकि प्रस्तावित शुल्क पर अपना रुख स्पष्ट नहीं करते हुए सोशल मीडिया अकाउंट पर कहा कि ये बातचीत हमारी दक्षिणी सीमा को प्रभावी रूप से बंद करने को लेकर थी। उन्हें बातचीत को बेहद सकारात्मक बताया। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि अपने कार्यकाल के शुरुआती शासकीय आदेशों के तहत कनाडा और मैक्सिको से अमेरिका में आने वाले सभी उत्पादों पर 25% कर लगाएंगे। ट्रंप की चेतावनी के बाद कनाडा भी पलटवार के तौर पर कुछ अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क लगाने पर विचार कर रहा है। कनाडा के वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है। अधिकारी ने बुधवार को कहा कि कनाडा हर स्थिति के लिए तैयारी कर रहा है और इस बारे में विचार जारी है कि जवाबी कार्रवाई के तौर पर किन वस्तुओं पर शुल्क लगाया जाए। अधिकारी ने कहा कि हालांकि इस बारे में अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। दूसरी खबर भी अमेरिका से ही निकल के आ रही है। अमेरिका में उत्तरी कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली में भारतीय अमेरिकियों ने खालिस्तानी उग्रवाद और अल्पसंख्यक समुदायों पर हो रहे हमलों के खिलाफ मिनियापोलिस सिटी हॉल में एक बड़ी रैली आयोजित की। इस प्रदर्शन में सैकड़ों लोग शामिल हुए जिन्होंने कनाडा और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग की। कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर पर दिवाली के दौरान हुए हमले ने भारतीय समुदाय को झकझोर दिया है। खालिस्तानी उग्रवादियों ने वहाँ हिंसा की जिसमें कई पुरुष, महिलाएं, बच्चे घायल हो गए। कोलिशन ऑफ हिंदूज इन नॉर्थ अमेरिका की पुष्पिता प्रसाद ने कहा कि हमला हमारे समुदाय के लिए बहुत बड़ा झटका था। रैली में आरोप लगाया गया कि कनाडा में पुलिस खालिस्तानी समर्थकों के दबाव में है और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में असफल रही है। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए जैसे खालिस्तानी आतंकवादी बंद करो, कनाडाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करो और बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों को बचाओ। डॉक्टर रमेश जापा, अमेरिकन फॉर हिंदू के सदस्य ने कहा कि हम एक परिवार और एक भविष्य हैं, हमें उग्रवाद के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा। पुष्पिता प्रसाद ने भी चिंता जताई कि सिख फॉर जस्टिस जैसे खालिस्तानी समूह अमेरिका और कनाडा में खुलेआम सक्रिय हैं। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी सरकार से खालिस्तानी और अन्य उग्रवादी संगठनों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की अपील की है। रैली में संदेश दिया गया कि भारतीय अमेरिकी समुदाय दुनिया भर में अल्पसंख्यकों के अधिकार और सुरक्षा के लिए संघर्ष करता रहेगा। यह रैली भारतीय अमेरिकी समुदाय की एकता और शांति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दिखाती है। बे एरिया के लोग आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ आवाज़ उठाकर एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण समाज की मांग कर रहे हैं। आइए अब बात करें पाकिस्तान की। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों की मंगलवार को पुलिस से हुई झड़पों में 6 सुरक्षाकर्मी मारे गए, कई अन्य घायल हो गए। खान को जेल से रिहा किए जाने की मांग को लेकर उनके समर्थक राजधानी इस्लामाबाद पहुंच गए। टीवी चैनलों की फुटेज में खान के समर्थक डी चौक की ओर जाने वाली सड़कों पर रखे शिपिंग कंटेनरों पर चढ़ते हुए दिखाई दिए। डी चौक कई महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, संसद और उच्चतम न्यायालय के करीब स्थित है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई के शीर्ष नेताओं ने हालांकि खान की रिहाई तक इस्लामाबाद में रहने की प्रतिबद्धता जताई है। खान की पत्नी बुशरा बीबी ने पार्टी सपोर्टरों से कहा, वादा करो तब तक खान हमारे साथ नहीं आ जाते तब तक आप लोग डी चौक नहीं छोड़ेंगे।
पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान 72 पिछले वर्ष अगस्त से जेल में हैं। उन्हें 13 नवंबर को 24 नवंबर को देशव्यापी प्रदर्शन करने का आह्वान किया था। उन्होंने कथित तौर पर चोरी किए गए जनादेश लोगों की गिरफ्तारी और 26वें संशोधन के पारित होने की निंदा की थी। इस बीच इस्लामाबाद के पुलिस प्रमुख अली नासिर रिजवी ने उपद्रवियों को इस्लामाबाद से बाहर निकालने का वादा करते हुए कहा कि वो पीटीआई के समर्थकों को राजधानी में रैलियां या धरना देने से रोकने के इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के आदेश का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा किसी भी उपद्रवी के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून प्रवर्तन एजेंसी कानून के अनुरूप कार्रवाई करेगी और प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे जाने की खबरों के बीच पार्टी अध्यक्ष गौहर अली खान ने संघीय सरकार से निर्दोष लोगों पर गोली नहीं चलाने का आह्वान किया है। उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी संघर्ष में शांतिपूर्ण बने रहने का आग्रह किया। सरकारी मीडिया ने मंगलवार को बताया कि प्रदर्शन के हिंसक हो जाने के कारण अर्धसैनिक बल के 4 जवान और पुलिस के 2 कर्मी मारे गए तथा 100 से अधिक सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। इस हिंसा के बाद संघीय सरकार ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में सेना तैनात करने के साथ ही उन्हें आदेश दिए कि उपद्रवियों को देखते ही गोली मार दी जाए। सूचना मंत्री तरार ने खान की पार्टी पर विदेशी तत्वों की मदद से विदेश विरोध प्रदर्शन आयोजित करने का आरोप लगाया और दावा किया कि प्रदर्शन में शामिल होने के लिए अफगान नागरिकों को भर्ती किया गया। उन्हें विशेष रूप से विदेशी भागीदारी के उदाहरण के रूप में गिरफ्तार 16 वर्षीय अफगान लड़के का उदाहरण दिया। आंतरिक मंत्री मोहसिन नकवी के बार बार यह करने के बावजूद कि किसी के को भी डी चौक तक पहुंचने की अनुमति नहीं दी जाएगी, वे अपने घोषित गंतव्य तक पहुंच गए। नकवी ने यह भी कहा कि सरकार ने पीटीआई नेताओं को हर तरह से मनाने की कोशिश की, लेकिन वे संघीय राजधानी की ओर बढ़ गए। उन्होंने यह भी कहा कि पीटीआई के सभी समर्थक खैबर पख्तूनख्वा से आए थे। रेडियो पाकिस्तान ने बताया कि सोमवार देर रात इस्लामाबाद में श्रीनगर राजमार्ग पर एक वाहन द्वारा टक्कर मारे जाने से पाकिस्तानी रेंजर्स के 4 अधिकारियों की मौत हो गई और उनके 5 अन्य कर्मियों एवं पुलिस के कई अधिकारियों को भी गंभीर चोटें आई हैं। रेडियो पाकिस्तान के अनुसार स्थान से लगभग 5 किलोमीटर दूर हथियारों और गोला बारूद से भी पूरी तरह से लैस कुछ बदमाशों ने रेंजर्स के जवानों पर पथराव किया और रावलपिंडी स्थित चुंगी नंबर 26 पर सुरक्षाकर्मियों पर अंधाधुंध गोलाबारी की। इसमें यह भी बताया गया कि पुलिस के 2 कर्मी मारे गए। पंजाब पुलिस के अनुसार सोमवार को पीटीआई के प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प के दौरान इस्लामाबाद के भारी इलाके में हल्का इंटरचेंज पर पुलिस के एक कर्मी की मौत हो गई। आंतरिक मंत्री नकवी ने देर रात मीडिया से बातचीत में कहा किसी की 100 से अधिक सुरक्षाकर्मी घायल हो गए, उनमें से अधिकतर पुलिसकर्मी थे। उन्हें कहा प्रदर्शनकारियों द्वारा पथराव किए जाने के कारण पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए, उनके सिर में चोट आई है। विरोध मार्च के दौरान पुलिस अधिकारी की मौत के सिलसिले में कथित भूमिका को लेकर खान और उनकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ मंगलवार को आतंक विरोधी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। Please do like, share and subscribe this channel of my news, views and analysis by Prakash.